हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। हम लोग कवर कर रहे हैं बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर का फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर का। इसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट कवर कर रहे हैं मेटाबॉलिक पाथवेज इन हायर प्लांट्स एंड देयर डिटर्मिनेशन। इससे पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी वीडियो नहीं देखी तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं, दोनों वीडियोज़ अवेलेबल हैं। ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग कवर करेंगे स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज़। सबसे पहले बात कर लेते हैं बायोजेनेटिक स्टडीज़ क्या होती है। बायोजेनेटिक स्टडीज़ बेसिकली जो भी हम लोगों ने मेटाबॉलिक पाथवेज पढ़े, पीछे जेनेटिक पाथवेज पढ़े, मेटाबॉलिक पाथवेज पढ़े, उन मेटाबॉलिक पाथवेज को की स्टडी को ही क्या बोलते हैं हम लोग। इन मेटाबॉलिक पाथवेज की स्टडी को ही क्या बोला जाता है, बायोजेनेटिक स्टडीज़ बोला जाता है। इनके बीच में जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसी चीज़ को क्या बोला जाता है, बायोजेनेटिक स्टडीज़। तो किसके हेल्प से पढ़ेंगे हम लोग ये बायोजेनेटिक स्टडीज़? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बेसिकली क्या होंगे, मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद डीप स्टडी शुरू करेंगे। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन होनी है, मान लीजिए हमें पता है ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक कोई केमिकल रिएक्शन होनी है, और यहाँ पे हमें मान लीजिए ए प्रोडक्ट जो है हमारे पास ये है CH3COOH, इस तरीके से मान लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एक आइसोटोप जो है इस कार्बन के साथ रिप्लेस कर देंगे। यानी कि अब मान लीजिए कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं C612, C613, C614। ये क्या होते हैं, ये होते हैं एटॉमिक नंबर, और ये क्या होता है, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। ये जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं, उनमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो जो होते हैं सेम होते हैं, और एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास तो जो है डिफरेंट है, और एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। ये किसके लिए है, कार्बन के लिए है। तो ये कार्बन का क्या हुआ, आइसोटोप्स हुए। ये कार्बन के सब आइसोटोप्स हुए, 1 2 3, ये सब आइसोटोप्स हुए। तो अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप हम क्या करेंगे इस रिएक्शन में, यहाँ पे मान लीजिए हमें इसकी स्टडी करनी है। मेटाबॉलिक पाथवे है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये प्रीकर्सर है मेटाबॉलिक पाथवे का, इस प्रीकर्सर से स्टार्ट हो रहा है मेटाबॉलिक पाथवे। तो हम लोगों को स्टडी करनी है इस पूरे मेटाबॉलिक पाथवे की। तो हम लोग क्या करेंगे इस पूरे मेटाबॉलिक पाथवे में, इस कार्बन की जगह मान लीजिए C12 कार्बन है, ये वाला कार्बन है, और हम लोगों ने इसकी जगह कौन सा लगा दिया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप लगा दिया अपना, यानी कि C613। ये वाला कार्बन जो है हम लोगों ने लगा दिया, जिसका एटॉमिक मास क्या है, 13 है, यानी कि इसको इससे चेंज कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये पूरा रिएक्शन जब पूरी हो जाएगी, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, जब ये पूरा मेटाबॉलिक पाथवे कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे इस कार्बन को क्या करेंगे, इस कार्बन को आइसोलेट कर लेंगे, इस कार्बन को आइसोलेट कर लेंगे, इस कार्बन को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद हम इसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हम लोग इसको अच्छे से पता लग जाएगा हमें क्या मेटाबॉलिज्म हुई है, किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस हुई है, किस किस तरीके के क्या क्या इंटरमीडिएट्स फॉर्म हुई है। बेसिक केमिकल रिएक्शन की पूरी मेटाबॉलिज्म जो है हमारे सामने आ जाएगी इस प्रोसीजर के थ्रू। यही होता है बायोजेनेटिक स्टडीज़, यानी कि इसमें क्या करते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज को स्टडी करते हैं, उनके रिएक्शंस और ये सब चीज़ें किसके हेल्प के थ्रू, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के थ्रू। अब ये आप लोगों को एक ओवरव्यू सा था, बाकी जब डिटेल पढ़ेंगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है कि ये मेटाबॉलिक पाथवेज हैं जिसके थ्रू क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन होती है। कौन कौन से पाथवे, इस्कीमिक एसिड पाथवे, एसीटेट पाथवे और एमिनो एसिड पाथवे। ये फिर से एक बार रिविज़न के लिए डाल दिया गया था आप लोगों के। क्या होता है, बायोसिंथेटिक लेबोरेटरी। बायोसिंथेसिस होती क्या है, सबसे पहले बात आ जाती है व्हाट इज़ बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस होती क्या है, बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस होती है प्राइमरी कंपाउंड से, प्राइमरी कंपाउंड से किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की
फॉर्मेशन होती है। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं बायोसिंथेसिस। तो ह्यूमन जो लिविंग प्लांट्स है वो सब क्या है, बायोसिंथेटिक लेबोरेटरी है, यानी कि इनमें खूब सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो है प्रोड्यूस होते रहते हैं। प्लांट्स जो है इनको इनकी सिंथेसिस करता रहता है, बिकॉज इट कैन सिंथेसाइज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर मिस कर दिया है तो आप लोग चैनल पे जाके उस लेक्चर से एक बार रिवीजन कर सकते हैं। डिफरेंस भी बताया हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के जीपैट के हिसाब से भी और आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम्स के हिसाब से भी। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में डिफरेंस और इनकी डेफिनेशन। बाय द हेल्प ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे, बायोसिंथेटिक पाथवेज की हेल्प से, मतलब वो ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की सिंथेसिस में हेल्प होंगे। यानी कि जितने भी ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जैसे कि एमिनो एसिड हुआ, एल्किलॉइड्स हुआ, ग्लाइकोसाइड्स हुई, रेजिन्स, टेनिन्स, उन सब की स्टडी करनी है एक तरीके से। क्या क्या इंटरमीडिएट्स फॉर्म हुए, किस तरीके से फॉर्म हुए, क्या क्या, तो कौन कौन से पाथवे थे, इस्कीमिक एसिड पाथवे था, एसीटेट पाथवे था और एमिनो एसिड पाथवे था। एसीटेट पाथवे के दो टाइप थे, मेवालोनिक एसिड पाथवे और मेलोनेट पाथवे। इसके बाद में बात आ जाती है सबसे पहले रेडियो ट्रेसर टेक्निक। रेडियो ट्रेसर टेक्निक क्या होती है, पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को डीप समझा दूंगा रेडियो ट्रेसर टेक्निक के बारे में। अ टेक्निक विच यूटिलाइजेज रेडियो आइसोटॉप्स और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। यहाँ पे मैं आप लोगों को रेडियो आइसोटॉप्स और स्टेबल आइसोटॉप्स सारी चीज़ें कवर करा दूंगा। एक बार फिर से इस डेफिनेशन को दोबारा देखेंगे, पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। क्या होगा कि रेडियो आइसोटॉप्स और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स बात एक ही है, उसको यूटिलाइज करेंगे किस चीज़ के लिए, अपने इंटरमीडिएट्स जो भी हमारी रिएक्शंस में फॉर्म हुए। स्टेप्स इन बायोसिंथेटिक पाथवेज इन प्लांट्स, बायोसिंथेटिक पाथवेज की स्टडी करेंगे, बायोसिंथेटिक पाथवेज की स्टडी करेंगे। जो हम लोगों ने पीछे पढ़े थे बायोसिंथेटिक पाथवेज, उनकी स्टडी करेंगे एक तरीके से। किसके थ्रू, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के थ्रू। उनमें क्या क्या इंटरमीडिएट्स फॉर्म हुए, कितने स्टेप्स हुए, क्या क्या स्टेप्स हुए, किस तरीके से हुए, किस एक पीरियड ऑफ टाइम में, रेट ऑफ टाइम में और पीरियड ऑफ टाइम गिवन, उसमें स्टडी करेंगे, जिसी को हम लोग बोलते हैं रेडियो ट्रेसर टेक्निक। अब पहले आप लोग आइसोटॉप समझ लीजिए, बार बार इस वर्ड आ रहा है आइसोटॉप्स। पहले सबसे पहले आइसोटॉप समझिए क्या होता है। आइसोटॉप होता है सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। एलिमेंट्स तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा, पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, सब एलिमेंट्स ही होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरीके से सब जो है कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन, इन्हीं को एलिमेंट्स बोलते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो सेम और मास क्या हो डिफरेंट, मास नंबर क्या हो डिफरेंट। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था पीछे, 6 कार्बन 12, ये क्या हुआ इसका एटॉमिक नंबर, और ये क्या हुआ कार्बन 12 मास नंबर। अब यही आइसोटॉप्स कहलाते हैं। ये तीन वैरायटी जो है यही आइसोटॉप्स बोली जाती है। हीलियम की भी इसी तरीके से होती है 1H, हाइड्रोजन की भी इसी तरीके से होती है। बेसिकली सबकी इसी तरीके से आइसोटॉप्स बनाए जाते हैं, इसी तरीके से आइसोटॉप्स होते हैं सभी कंपाउंड्स के, ज़्यादातर के सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन मास नंबर क्या हो डिफरेंट। तो ये क्या हुआ आइसोटॉप हुआ जिसमें मास नंबर डिफरेंट हो। अब एक बार मास नंबर और ये क्या होता है एटॉमिक मास होता क्या है, कैसे निकलता है। सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर, यानी कि इस तरीके से देख लीजिए, जैसे कार्बन का एग्जाम्पल है 612, तो इसमें क्या हुआ, ये तो हुआ एटॉमिक नंबर, ये हुआ मास नंबर। तो ये किस तरीके से बनाए, ये तो प्रोटॉन्स होते हैं और ये क्या होते हैं न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स तो होते हैं एटॉमिक मास नंबर और ये होते हैं एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे क्या है प्रोटॉन्स एटॉमिक मास क्या होगा, यानी कि ये तो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब जैसे कि इसी की वैरायटी है C613, तो इसमें एटॉमिक नंबर क्या है 6 है, यानी कि प्रोटॉन्स क्या है 6 है, प्रोटॉन 6 है, एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे न्यूट्रॉन, इसका मतलब 7 न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन तो सेम ही है हमारे यहाँ पे 6 यहाँ पे थे, तो यही 6 होंगे प्रोटॉन तो, क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसी को मिला के क्या बोला जाता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या हुआ 13, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा है। यही होता है क्या
आइसोटॉप्स में क्या हो जाता है, मास नंबर तो डिफरेंट हो जाता है और एटॉमिक नंबर सेम रहता है। अब आइसोटॉप्स जो हम लोग ट्रेसर टेक्निक में यूज़ करेंगे वे 2 टाइप के आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? रेडियो आइसोटॉप्स और स्टेबल आइसोटॉप्स। एक बार इनके बारे में भी देख लेते हैं ओवरव्यू। रेडियो आइसोटॉप्स को हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स भी बोल सकते हैं, रेडियो न्यूक्लियाइड आइसोटॉप्स भी बोल सकते हैं, या फिर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड आइसोटॉप्स भी बोल सकते हैं। ये सब किसके नाम है? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं अनस्टेबल होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। क्या होता है इनमें? अगर हम लोग ये अपनी एनर्जी को रिलीज़ आउट करते हैं, इसे कोई इस तरीके से समझिए, मान लीजिए कोई बच्चा है पूरे दिन भर खेल रहा है, तो एक कैसी की स्टेट है? अनस्टेबल है। अब उसने क्या किया, पूरे दिन खेल के क्या किया, अपनी एनर्जी को लॉस कर दिया, अपनी एनर्जी रिलीज़ कर दिया। वो थकान महसूस कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी खेल के लॉस कर दी, तो वो अब क्या करेगा, स्लीपिंग मोड में चला जाएगा, स्लीपिंग मोड में, यानी कि स्टेबल हो जाएगा। इसको भी इसी तरीके से समझिए, कोई आइसोटोप है, यानी कि यही ले लीजिए C613, अनस्टेबल है, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, पूरे दिन भर खेलेगा भी, यानी कि अपना काम करेगा कंप्लीट। अनस्टेबल है यानी कि गामा ये रेज फॉर्म करेगा, रेज निकालेगा, एमिट करेगा रेज को, अल्फ़ा बीटा और गामा रेज को, और क्या करेगा, स्टेबल उसमें अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, अनस्टेबल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। बेसिकली दीज आर द आइसोटॉप्स डैट कैन इमिट रेडिएशन इमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेज। एग्जाम्पल्स की बात करें, 3 हाइड्रोजन 14 कार्बन, इस तरीके, यानी कि मास नंबर दिया हुआ है, आइसोटॉप्स दिए हुए हैं इस तरीके से, जैसे कि वो होता है ना C6, ये इसी तरीके से समझ लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे। ये क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। ये आइसोटॉप्स नंबर भी बता रखे हैं कि कितने आइसोटॉप्स किसके होते हैं। इसी तरीके से आप बेसिक फंक्शन समझ लीजिए। अगर हम लोगों को बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हम किस किस आइसोटॉप का यूज़ करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट के आइसोटॉप्स का यूज़ करेंगे। अगर हम लोगों को मेटाबॉलिक स्टडीज़ यूज़ करनी है तो हम सल्फ़र, फॉस्फोरस, एल्काली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का यूज़ करेंगे। अब एल्काली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते क्या है, एल्काली एंड एल्कलीन अर्थ मेटल्स। एल्कलीन और एल्काली अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो बेसिकली, एल्कली जो होता है ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल तो पढ़ी होगी 11th 12th में, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1 में, ग्रुप्स किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से, ये क्या है ग्रुप 1 इस तरीके से, ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल में दिए हुए थे, और पीरियड्स किस हिसाब से होते हैं, पीरियड्स होते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये जो इधर की साइड में इस तरीके से ये होते हैं पीरियड्स। तो पीरियोडिक टेबल में ये जो गिवन है, ये फर्स्ट जो ये ग्रुप गिवन है ये तो कौन सा होता है, एल्काली अर्थ मेटल्स, और जो सेकंड गिवन है ये कैसे होते हैं, एल्कलीन अर्थ मेटल्स। ये बेसिकली बेसिक नेचर के होते हैं दोनों ही, बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि अर्थ मेटल्स, एल्काली और एल्कलीन का मीन्स ही क्या है, बेसिक। एल्कलाइन का मीन्स क्या होता है, बेसिक। इसके बाद में बात कर लेते हैं, अगर प्रोटीन, एल्कलॉइड्स और एमिनो एसिड की यूज़ करनी है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लेबल नाइट्रोजन। एटम गिव्स मोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर मेटाबॉलिक स्टडी करनी है तो इन कंपाउंड्स का यूज़ करेंगे, इन एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे। अगर बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करनी है तो कार्बन और हाइड्रोजन का। अगर प्रोटीन, एल्कलॉइड्स, एमिनो एसिड्स की स्टडी करनी है तो क्या करेंगे, लेबल्ड नाइट्रोजन का यूज़ करेंगे, लेबल्ड नाइट्रोजन। ये आप लोगों को मैं अभी आगे बताऊंगा लेबल्ड मीन्स क्या होता है, लेबल्ड नाइट्रोजन में जनरली क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेबल्ड कंपाउंड ही यूज़ करेंगे हम लोग अपनी पूरे इस बायोजेनेटिक स्टडी में। इसके बाद में सेकंड टाइप आ जाता है आइसोटोप का, कौन सा, स्टेबल आइसोटोप्स। लेबल कंपाउंड आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को क्लियर करा दूंगा। इसके बाद में सेकंड आ जाता है स्टेबल आइसोटोप्स। स्टेबल आइसोटोप्स क्या होगा, रेडिएशन इमिट करते हैं, यानी कि स्टेबल होते हैं। इसका मतलब क्या है, स्टेबल होते हैं तो इमिट तो रेडिएशन तो इमिट होगी नहीं, कोई हेल्थ हज़ार्ड नहीं होता। जब कोई रेडिएशन ही नहीं है, अल्फ़ा बीटा गामा कोई रेडिएशन ही नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे,
हेल्थ को भी हज़ार्ड नहीं करते, हेल्थ को भी प्रॉब्लम नहीं देते, हेल्थ को भी मतलब डैमेज नहीं करते कुछ भी। जो ये रेज़ होती हैं यही क्या करती हैं, मेन फंक्शन करती हैं हमारी हेल्थ को डैमेज करने में, हेल्थ हज़ार्ड में, ठीक है। अब इसके भी आइसोटॉप्स दिए हुए हैं, स्टेबल आइसोटॉप्स कौन कौन से, इनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। कंपाउंड लेबलिंग में हम लोग यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड्स। लेबल्ड कंपाउंड्स जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे पीछे पढ़ा था, लेबल्ड नाइट्रोजन, लेबल्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या है, लेबल्ड कंपाउंड जान लेते हैं बेसिकली होते क्या है लेबल्ड नाइट्रोजन, लेबल्ड कंपाउंड्स। इन्हीं कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेबल्ड कंपाउंड्स को रेडियो लेबल्ड ट्रेसर्स भी बोल सकते हैं, रेडियो लेबल्ड ट्रेसर्स है। इनमें होता क्या है जनरली, मान लीजिए आप लोगों के पास कोई भी एक कार्बन है, तो उसका कोई भी एक आइसोटोप है, यानी कि कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे कि कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, उसका क्या करेंगे, एक या ज़्यादा, उससे एक से ज़्यादा एटम को रेडियो एक्टिव आइसोटोप से जो है चेंज करा देंगे। यानी कि इस तरीके से समझिए, जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था एसिटिक एसिड का, ये वाला CH3COOH एसिटिक, तो इसमें क्या किया, ये वाला जो एलिमेंट है कार्बन, इसको इसी मान लीजिए ये इस तरीके से है C612, तो इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया किसके थ्रू, 6C13, तो इसी को क्या बोला जाएगा, इसी को बोला जाएगा लेबल्ड कंपाउंड, लेबल्ड कंपाउंड, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लेबल्ड कंपाउंड बोलते हैं। अब ऐसा हम लोगों ने किया क्यों, इसको लेबल्ड कंपाउंड बनाया क्यों, आइसोटोप का क्यों यूज़ किया, यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप का क्यों यूज़ किया, क्या हम इस वाले कंपाउंड को यूज़ नहीं कर सकते थे। तो हम लोग इसे इसलिए यूज़ करते हैं, मान लीजिए सबसे पहले प्रोसीजर होता है, आप लोगों ने कोई भी एक कंपाउंड ले लिया, उसमें क्या किया, अपना लेबल्ड कंपाउंड इंसर्ट करा दिया। मान लीजिए यही कंपाउंड है जैसे कि CH3COOH है, इसी में अपना लेबल्ड कंपाउंड जो है इंट्रोड्यूस करा दिया, यानी कि ये वाला कंपाउंड जो है आइसोटोप कार्बन का रिलीज़ कर, ये वाला चेंज करा दिया इस कार्बन के की जगह पे। अब क्या होगा, इसको आगे जो है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, पूरा मेटाबॉलिक पाथवे परफॉर्म करेगा, बायोजेनेटिक पाथवे। उसके थ्रू क्या होगा, इंटरमीडिएट्स फॉर्म होंगे, एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, मेटाबॉलिक पाथवे कंप्लीट होगा, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, और जो इंटरमीडिएट्स, पूरी केमिकल रिएक्शन जो होगी, पूरी केमिकल रिएक्शन जो भी होगी, उसको कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, इस वाले आइसोटोप को आइसोलेट करेंगे, इसको क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, यानी कि इसको बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही हम इसे बाहर निकालेंगे इस वाले कंपाउंड को, उसकी हम फिर एनालिसिस करेंगे उसको, यानी कि जांचेंगे अच्छे से, उसको एनालाइज करेंगे। उस एनालिसिस में हम लोग क्या देखेंगे, उस पूरे रिएक्शन की मेटाबॉलिज्म देखेंगे, क्या क्या प्रोसेस हुई, किस तरीके से प्रोसेस हुई, उस पूरे कंपाउंड, इस एक आइसोलेटेड कंपाउंड के थ्रू हम लोग पूरी रिएक्शन की डिटेल्स जान लेंगे, क्या क्या इंटरमीडिएट्स फॉर्म हुए, क्या क्या एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, किस तरीके से रिएक्शन हुई, क्या रेट रहा, क्या टाइम रहा, क्या मेटाबॉलिज्म रही पूरी रिएक्शन की। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, लेबल्ड कंपाउंड यूज़ करते हैं उस रिएक्शन की पूरी डिटेल जानने के लिए, लेबल्ड कंपाउंड। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, लेबल नाइट्रोजन का यूज़ किया था। अगर हम लोगों को किसकी स्टडी करनी है, प्रोटीन, एल्कलॉइड्स और एमिनो एसिड्स की। तो बेसिकली लेबल कंपाउंड आप लोगों को समझ आ गया। लेबल कंपाउंड में इसके बाद कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि लेबल कंपाउंड्स होते क्या हैं। लेबल कंपाउंड्स को ही रेडियो लेबल ट्रेसर्स भी बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों को ये समझा ही दिया है एसिटिक एसिड के थ्रू। अब चलते हैं आगे। बेसिकली क्राइटेरिया क्या है ट्रेसर टेक्निक के, एक बार रेडियो ट्रेसर टेक्निक को पूरी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या आती है रेडियो ट्रेसर टेक्निक की। रेडियो ट्रेसर टेक्निक आइसोटॉप्स का यूज़ करते हैं या फिर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स बोल लो, बात एक ही है। क्यों, डिफरेंट इंटरमीडिएट्स एंड वेरियस स्टेप्स इन बायोसिंथेटिक पाथवेज इन प्लांट्स एट अ गिवन रेट एंड टाइम। यानी कि बायोसिंथेटिक पाथवेज जितने भी होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनकी स्टडी के लिए उनमें क्या क्या इंटरमीडिएट्स फॉर्म हुए, कितने स्टेप्स रहे, क्या क्या प्रोसीजर रहा, उसके लिए हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ करते हैं ताकि हम ये सब चीज़ें जान पाएँ। ठीक है, और एक रेट रहता है, गिवन रेट और गिवन टाइम पीरियड रहता है जिसके थ्रू ये सारी प्रोसेस होती है। तो यही होती है रेडियो ट्रेसर टेक्निक, इसी को बोलते हैं हम लोग रेडियो ट्रेसर टेक्निक।
अब क्राइटेरिया क्या है रेडियो ट्रेसर टेक्निक के लिए? तो सबसे पहली चीज़, फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ कंपाउंड मस्ट बी नोन। जो भी कंपाउंड हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका फिजिकल एंड केमिकल नेचर हम लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में लेबल्ड कंपाउंड शुड इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की सिंथेसिस में क्या होना चाहिए? हमारा लेबल्ड कंपाउंड इन्वॉल्व होना चाहिए। लेबल्ड कंपाउंड क्या था? जैसे कि जो मैंने आप लोगों को बताया था, इस तरीके के कंपाउंड यूज़ होने चाहिए, लेबल्ड कंपाउंड इन्वॉल्व होने चाहिए, तभी तो हम लोग रिएक्शन की मैकेनिज्म को, पूरी मेटाबॉलिज्म को, मैकेनिज्म को समझ पाएंगे पूरी को। और इसके बाद में, और ये जो लेबल कंपाउंड हम लोग यूज़ करेंगे ये डैमेज नहीं करना चाहिए किसको? हमारी पूरे सिस्टम को, हमारी पूरी मेटाबॉलिक पाथवे को, हमारे पूरे बायोसिंथेटिक पाथवे को। तो ये 3 क्राइटेरिया है जो हम लोगों को फुलफ़िल करने पड़ेंगे अगर हम लोगों को क्या करना है, रेडियो ट्रेसर टेक्निक का यूज़ करना है। इसके बाद में एडवांटेजेस देख लेते हैं रेडियो ट्रेसर टेक्निक की। हाईली सेंसिटिव मेथड है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, एक तरीके से हल्की सी फ्लक्चुएशन भी काफ़ी ज़्यादा जो है हम लोगों को प्रोडक्ट वेरी करा सकती है। इस तरीके से एप्लीकेबल टू ऑल लिविंग सिस्टम, सभी ज़्यादातर प्लांट, एनिमल, सभी लिविंग सिस्टम्स में क्या होगा? एप्लीकेबल होगा ये। इसके बाद में वाइड रेंज ऑफ आइसोटॉप्स आर अवेलेबल। हम लोग किसी भी कंपाउंड की जगह पे आइसोटॉप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस वाले कंपाउंड में तो हम लोग क्या यूज़ किए थे? कार्बन यूज़ किए थे, कार्बन का आइसोटॉप। तो हम लोग हर कंपाउंड का एक आइसोटॉप होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। ज़्यादा रिलायबल है यही प्रोसीजर, क्या है? रिलायबल है, ईजिली एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइसोलेशन, और एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन और आइसोलेशन, यानी कि ये जो कंपाउंड था इसको आइसोलेट करना, निकालना जब, और इसको इंसर्ट कराना, यानी कि इसका जो वो था आइसोटॉप, उसको इंसर्ट कराना और निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है और एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। ये एडवांटेजेस हो गई। अब क्या क्या स्टेप्स होंगे रेडियो ट्रेसर टेक्निक में? व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेडियो ट्रेसर टेक्निक? रेडियो ट्रेसर टेक्निक में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? सबसे पहली बात आ जाती है लेबल्ड कंपाउंड की प्रिपरेशन करनी है। लेबल्ड कंपाउंड की प्रिपरेशन करनी है, यानी कि इस तरीके से जो लेबल कंपाउंड होगा उसमें हम लोग क्या कर देंगे, जो आप लोगों का एग्जांपल बताया था यही होता है लेबल कंपाउंड। इसकी जगह क्या करेंगे, अपना रेडियो एक्टिव आइसोटोप डालेंगे, यानी कि C13 डाल देंगे या C14, जो भी हमारा स्टेबल जो भी हमारा रेडियो एक्टिव होगा उसी को यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये क्या हुआ, लेबल कंपाउंड की प्रिपरेशन की। सबसे पहले लेबल कंपाउंड की प्रिपरेशन कैसे होगी? प्लांट कंस्टिट्यूएंट प्रीकर्सर लेना पड़ेगा, यानी कि प्लांट का कंस्टिट्यूएंट लेना पड़ेगा। जैसे कि ये प्लांट का कंस्टिट्यूएंट मान लिया कि हम लोगों ने एसिटिक एसिड क्या है, प्लांट का कंस्टिट्यूएंट है, यानी कि स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, जिसके थ्रू ये क्या होगा, पूरी रिएक्शन क्या करेगी, अकर होगी, जिसके थ्रू पूरी रिएक्शन क्या करेगी, कंप्लीट होगी, इसी से स्टार्ट होगी, यानी कि एसिटिक एसिड से। तो ये प्लांट कंस्टिट्यूएंट प्रीकर्सर मान लिया, तो इसको प्रिज्यूम करेंगे, इसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे। इसका स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ प्रिज्यूम्ड प्रीकर्सर इज़ फाइंड आउट। इसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे। स्ट्रक्चर प्रिपेयर कराने के बाद अपना रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट करेंगे। इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इस वाले कार्बन या किसी भी जो भी प्रॉपर पोजीशन होगी उसकी जगह इंसर्ट करेंगे, तो हमारा लेबल्ड कंपाउंड रेडी हो गया। यहाँ से हमारा लेबल्ड कंपाउंड रेडी हो गया, ताकि हम आगे एनालिसिस कर सकें, एनालाइज कर सकें पूरे प्रोडक्ट को। उसको आइसोलेट करने के बाद क्या क्या मेटाबॉलिज्म रहा, कैसे पूरी रिएक्शन अकर हुई, क्या क्या जो है प्रोसीजर रहा, क्या क्या इंटरमीडिएट्स फॉर्म हुई, यानी कि पूरी उसकी मेटाबॉलिज्म जान सके। इसके बाद में बात आ जाती है इंट्रोडक्शन ऑफ लेबल्ड बायो कंपाउंड इनटू अ बायोलॉजिकल सिस्टम। अब इसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे किस में, प्लांट में, नेसेसरी साइट पे सिंथेसिस करेंगे, यानी कि उस प्लांट के जो भी नेसेसरी पार्ट होगा वहाँ पे क्या करेंगे, जिस भी चीज़ की हमें स्टडी करनी है उस नेसेसरी पार्ट में इस लेबल्ड कंपाउंड को इंसर्ट कराएंगे, यानी कि इस पूरे लेबल्ड कंपाउंड को इंसर्ट कराएंगे। उसके बाद में ये मेथड्स होते हैं कौन कौन से, अगर मान लीजिए हमें उसमें चाहिए, रूट में चाहिए ये लेबल्ड कंपाउंड, तो रूट फीडिंग के थ्रू इसे इंसर्ट कराएंगे। स्टेम फीड, अगर स्टेम में चाहिए तो स्टेम फीडिंग के थ्रू। फ्लोटिंग मेथड, स्प्रे टेक्निक, डायरेक्ट इंजेक्शन। ये 3 मेथड्स तो कैसे हुए, ये तो इंजेक्ट कराने के हुए, यानी कि एक तरीके से ये तो
फीडिंग के मेथड हुए, किस तरीके से डालेंगे, फ्लोट मेथड के थ्रू डालेंगे, स्प्रे के थ्रू डालेंगे या डायरेक्ट इंजेक्शन देंगे। रूट फीडिंग और स्टेम फीडिंग के थ्रू भी हम लोग डाल सकते हैं। इसके थ्रू रूट में जाएगा प्रोडक्ट हमारा जो भी होगा और इसके थ्रू स्टेम में जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, हमारा प्रोसेस हुई, मेथड हुआ, हम लोग किस तरीके से उसमें इंसर्ट करा सकते हैं इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को, यानी कि इन लेबल्ड कंपाउंड्स को एक तरीके से, ठीक है। अब थर्ड पार्ट जो आ जाता है वो है सेपरेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड। अब क्या किया, लेबल कंपाउंड को इंसर्ट तो हम लोगों ने करा दिया था इस कंपाउंड में, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। बाकी जो पूरी स्टडी होगी वो किस पे डिपेंड होगी, जो भी हमने प्लांट का प्रीकर्सर जो है लिया था, प्लांट प्रिज्यूम्ड प्रीकर्सर जो भी हमने लिया था उसी पे बेसिस होगी। तो अब सेपरेट करना है और डिटरमाइन करना है, यानी कि इस प्रोडक्ट को आइसोलेट करेंगे इससे के थ्रू, इससे बाहर निकालेंगे। दो स्टेप्स हम लोगों ने पहले यहाँ पढ़े थे। पहला कौन सा था, प्रिपरेशन करेंगे लेबल कंपाउंड, इसके बाद में उस लेबल कंपाउंड को इंसर्ट कराएंगे बायोलॉजिकल सिस्टम में, यानी कि बायोलॉजिकल प्लांट या जो भी हम लोगों ने बायोलॉजिकल सिस्टम लिया है। उसके बाद में बात कर लेते हैं थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, सेपरेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड। इस लेबल्ड कंपाउंड की सेपरेशन प्लस डिटर्मिनेशन, यानी कि आइसोलेशन और उसके बाद में एनालाइसिस करेंगे उस प्रोडक्ट की, एनालाइज करेंगे उस प्रोडक्ट को। सबसे पहले सेपरेशन और डिटर्मिनेशन, तो किस किस प्रोसेस उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं और डिटरमाइन कर सकते हैं। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, गीजर म्यूलर काउंटर, लिक्विड साइंटिलेशन काउंटर और गैस आयनाइजेशन चैम्बर, ये 5 मेथड है। इनके थ्रू हम लोग इनकी डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, फ़िलहाल इनके बारे में इतना ही जानेंगे, ठीक है। और ये इनके मतलब नेमिंग ही काफ़ी है, अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में लिखने के लिए आ जाती है तो नेमिंग ही काफ़ी है, इन लोगों के बारे में डिटेल नहीं पढ़ना हम लोगों को। क्या क्या हुआ, हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और गीजर मुलर काउंटर, लिक्विड डिस्टिलेशन काउंटर और गैस आयनाइजेशन चैम्बर। इसके थ्रू आइसोलेट करेंगे और फिर कंपाउंड को, अपने लेबल कंपाउंड को एनालाइज करेंगे ताकि हम मेटाबॉलिज्म जान सके पूरे उस रिएक्शन की, पूरे केमिकल रिएक्शन की। तो ये 3 पार्ट हुए। इसके बाद में हम लोग बेसिकली कवर करेंगे मेथड्स इन ट्रेसर टेक्निक। ये आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि ये जो मैं जिस PDF से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो अगर ये PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं bpharmanotes.com से। वहाँ पे आप लोगों को सेमेस्टर वाइज सारी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। जैसे जैसे जो सब्जेक्ट की क्लासेस होती रहेंगी, जो यूनिट कवर होती रहेगी, वही यूनिट की नोट्स वहाँ पे डलते रहेंगे। आप लोग वहाँ से जाके इन नोट्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिट फर्स्ट की जो है यूनिट वहाँ पे PDF डल चुकी है bpharmanotes.com पे। यूनिट फर्स्ट की जो ये मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेटाबॉलिक पाथवेज इन हायर प्लांट्स एंड देयर डिटर्मिनेशन, इसकी जो है PDF भी और ये जो मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ ये भी वहाँ पे अवेलेबल है। आप चाहें तो डायरेक्ट वहाँ से ही वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स इन ट्रेसर टेक्निक, क्या क्या मेथड्स होते हैं, किस मेथड से हम लोग ट्रेसर टेक्निक करते हैं, ठीक है। इसके बाद में यही कवर करेंगे। फ़िलहाल हम लोग कवर ये जो है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं हमारे यहाँ पे बी फार्मा 5th सेमेस्टर की। इसमें हम लोगों ने 2 पार्ट जो है पहले ही डिस्कस कर लिए। एक तो एमिनो एसिड और उससे पहले हम लोगों ने जो है मेटाबोलाइट्स, मेटाबॉलिज्म, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इस्कीमिक एसिड पाथवे, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना था। और ये जो पाथवेज़ हैं आप लोगों के, इस्कीमिक एसिड पाथवे, एसीटेट पाथवे और एमिनो एसिड पाथवे, ये मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे से कवर कराऊंगा लास्ट वाले लेक्चर में। आई थिंक एक लेक्चर और होगा, इसके बाद में आप लोगों का लास्ट लेक्चर जो है उसी के इन्हीं 3 पाथवेज पे डिपेंड होगा, इस्कीमिक एसिड पाथवे, एसीटेट पाथवे एंड एमिनो एसिड पाथवे। फिलहाल अगर आप लोगों को इन्हीं नोट्स की PDF चाहिए जिनसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आप हमारी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं bpharmanotes.com से। वहाँ पे ये वाली यूनिट जो है पहले से ही अवेलेबल है और इसी के जो लेक्चर्स हैं जो मैं ये करा रहा हूँ वहाँ पे भी सब अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से ही जाके डायरेक्ट देख भी सकते हैं। सो ये हम लोग फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं बी फार्मा 5th सेमेस्टर का। एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जो है सजेशन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूंगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।